जय तो भारतम बंधुओं डे 2 में हमने पढ़ा था स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ अंश को। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ भाग बाकी रह गया, जो कुछ भी बाकी रह गया उसे हम आज पढ़ेंगे। लेकिन जितना कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने डे 2 में पढ़ा रखा है, अगर उसे आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। कल हम एक चीज़ बताना भूल गए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब स्टोन एज पढ़ा रहे थे उसमें नवपाषाण काल जब हमने पढ़ाया तो नवपाषाण काल में बताया कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ के सुलिमा और किरथर नाम की दो पहाड़ियों के बीच खेती शुरू हुई थी। जौ और गेहूँ की सबसे पहले खेती हुई थी। हम ये बताना भूल गए कि उस समय कौन सा था, किस समय। तो 7000 ईसा पूर्व में खेती शुरू हुई थी। 7000 ईसा पूर्व की ये बात है, ये हम बताना भूल गए थे। आप इसे नोट कर लीजिएगा। 7000 ईसा पूर्व की बात है, 7000 BC बिफोर कॉमन एरा की बात है, यानी आज से 9000 साल पहले खेती शुरू हुई थी। ये हम बताना भूल गए थे। अब आज की क्लास की हम शुरुआत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से करेंगे। प्रश्न है जो कि NDA के एग्जाम में पूछा गया 2014 सेकेंड में। NDA 2 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे जानना चाहिए। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी हमने पढ़ा रखा है उसके आधार पर कुछ नई चीज़ें भी आपको बताएंगे, और इस प्रश्न को करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए। जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इन पर ध्यान दीजिए। और 3 स्टेटमेंट दिया गया है और नीचे कहा गया है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऐसा प्रश्न है। तो 3 स्टेटमेंट क्या है हड़प्पा कल्चर के बारे में। एक पहले में कह रहा है कि हड़प्पा जो कल्चर है, हड़प्पा कल्चर इज मैच्योर्ड इन सिंध एंड पंजाब। सिंध और पंजाब में हड़प्पा मैच्योर हुआ। सिंध और पंजाब में मैच्योर हुआ हड़प्पा। ठीक, बात बिल्कुल सही है। सिंध और पंजाब में ही मैच्योर हो। मैच्योर मतलब होने का मतलब ऊपर नहीं दिख रहा है क्या? ऊपर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर सेट करिए सर। हाँ, तो सिंध और पंजाब में मैच्योर हुआ। मैच्योर होने का मतलब कि इस सभ्यता का, इस संस्कृति का प्रभाव वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस संस्कृति, सभ्यता का प्रभाव था सिंध और पंजाब के क्षेत्र में। सिंध और पंजाब आपको दिखा देते हैं हम नक्शे में। ये तो आपका हमारा भारत पहले हो गया। ये हमारा भारत हो गया। ये हमारा भारत हो गया और यहाँ से पाकिस्तान है आपका, यहाँ से पाकिस्तान। ठीक, ये आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है। पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसमें ये वाला हिस्सा पूरा सिंध का हिस्सा है। ये वाला हिस्सा पूरा सिंध का हिस्सा है। ये सब सिंध है। क्या है बाबू? सिंध है। ठीक, ऊपर वाला ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा पंजाब का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पंजाब का है। ये सिंध हो गया, ये पंजाब हो गया। ठीक, यहाँ पर सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव था, सबसे मैच्योर्ड साइट्स थे यहाँ पर ये। अब दूसरे, तो ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरे स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं, इसी में लिखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि यहाँ से इट स्प्रेड्स फ्रॉम देयर टू साउथवर्ड्स एंड ईस्टवर्ड। साउथ एंड ईस्ट, ये यहाँ से दक्षिण और पूरब की तरफ फैला है। दक्षिण और पूरब की तरफ फैला है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहला तो सही है, पर दूसरा क्या सही है देखेंगे। देखिए बाबू, पहला तो है यहाँ से सिंध से ये पश्चिम में, क्योंकि यहाँ पर सुटका गैंडोर है।
बताए थे आपको पहले दूसरे दिन की क्लास में। फैला तो यहाँ से उत्तर में भी है, क्योंकि यहाँ पर मांडा है, मांडा है। फैला तो ये यहाँ से उत्तर में भी है और पश्चिम में भी है, लेकिन इसमें कह रहा है बस दक्षिण और पूरब। दक्षिण में कहाँ है? दक्षिण में यहाँ भाई आपका दैनाबाद है। पूरब में कहाँ? आपका यहाँ आलमगीरपुर है। ठीक, तो जरा देखिएगा, ये सिंध और पंजाब का जो हिस्सा है, इसी में मैच्योर, यही मैच्योर साइड से कह रहा है, मैच्योर साइड से ये दक्षिण और पूरब में फैला है। तो मैच्योर साइड से उत्तर की दूरी देखेंगे तो बहुत कम है। पंजाब, ये मैच्योर साइड यानी पंजाब का ये आखिरी हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है। यहाँ से देखेंगे इस हड़प्पन मैच्योर साइड्स के आखिरी हिस्से से, तो यहाँ से उत्तर की दूरी बहुत कम है, बहुत कम है। इसके कंपेरिजन में यहाँ पर जहाँ हड़प्पा मैच्योर साइड्स का एंड हो रहा है सिंध, यहाँ से इस दक्षिण की दूरी, दैनाबाद की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ये दक्षिण की ओर फैला हुआ है, तो साउथवर्ड में फैला है। ठीक, और दूसरी चीज, यहाँ से सिंध से, यहाँ से ये बॉर्डर जो है, यहाँ से सुतका गंडौर की दूरी बहुत कम है, बहुत कम है। इसके विपरीत यहाँ से आलमगीर की पूरी दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि पश्चिम में दूरी कम है, पूरब में दूरी ज़्यादा है। इसका मतलब पूरब की तरफ ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो कम होता है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और जो ज़्यादा होता है उसी को तवज्जो देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि इट स्प्रेड्स फ्रॉम देयर टू साउथवर्ड एंड ईस्टवर्ड, ये वहाँ से दक्षिण और पूरब की तरफ फैला है। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? तीसरे स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं कि इसकी एरिया जो है, ये एरिया जो है, एरिया ये इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी बहुत ज्यादा है। इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी बहुत ज्यादा एरिया है इसकी। अब इस बात को देखने के लिए हम देखा कि इजिप्ट का क्षेत्रफल कितना है बाबू, 10 लाख वर्ग किलोमीटर, और हमने सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना बताया था, तो 32 लाख किलोमीटर वर्ग, 32 लाख वर्ग नहीं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और 32 लाख तो पूरे भारत का क्षेत्रफल है। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर हमने सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल बताया। इजिप्ट का 10 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन मेसोपोटामिया की आप जब सर्च करने जाते हैं गूगल पर भी, वो भी नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? उन लोगों को बेइज्जती महसूस होती है। इतना सा एरिया है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर, यहाँ से शुरू होता है अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान आपका। ठीक, ये अफगानिस्तान, और यहाँ से शुरू होता है ईरान का बॉर्डर, ईरान का यहाँ से एरिया शुरू होता है। ये एरिया दिख रहा है यहाँ तक, हाँ, ये एरिया ईरान का है, ये ईरान है, क्या है? ईरान है, और ये अफगानिस्तान है। ठीक, यहाँ से तुर्की शुरू हुई है, तुर्की, ये तुर्की है, और ऊपर नहीं लिख रहा है, तो ये तुर्की है, यहाँ से सीरिया है, और यहाँ से ईरान है, ये ईरान है। सऊदी अरबिया यहाँ से शुरू हुआ है, ये सऊदी अरबिया है, सीरिया, इराक, सऊदी अरबिया, ये आपको देखने को मिल जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक, UAE, यहाँ पे है छोटा सा कतर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा, तो हमने कहा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के किनारे मिलती है। इराक में यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के किनारे मिलती है। यूफ्रेटिस नदी कौन है? यूफ्रेटिस नदी की शुरुआत यहाँ से माउंट अरारात से होती है, या माउंट अरारात से आगे बढ़ती है, माउंट अरारात से। यहाँ पर नीचे कीबान नदी है, ये माउंट अरारात से जब निकलती है तो यहाँ पर इसका नाम मारुत सूर्यवर होता है। क्या होता है? मारुत सूर्यवर होता है, मारुत सूर्यवर। नहीं दिख रहा है, चलिए इसे सुन लीजिए। मारुत सूर्यवर इसका नाम होता है, यहाँ से निकलती है तो। लेकिन जैसे ये नीचे वाले कीबान नदी से यहाँ पर मिलती है, इसका नाम यूफ्रेटिस पड़ जाता है।
तो मारुत सूर्यवर जो माउंट अरारात से निकली है, वो जब केबान नदी से मिलती है तो उसका नाम यूफ्रेटिस पड़ जाता है। ये यूफ्रेटिस नदी यहाँ से सीरिया के रास्ते होकर इराक में प्रवेश करती है, और एक यहाँ से नदी टॉरस माउंटेन से निकली है जिसका नाम है टिग्रिस नदी। यूफ्रेटिस नदी वेस्ट एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है और टिग्रिस नदी सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी है वेस्ट एशिया की, पश्चिम एशिया की। यहाँ से ये निकला है आपका टिग्रिस नदी, और टिग्रिस नदी निकला है तो ये सीरिया और इराक का बॉर्डर बनाते हुए, पूछ सकता है और पूछेगा कि सीरिया और इराक का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, कौन सी नदी सीरिया और इराक के बॉर्डर के रूप में ट्रीट की जाती है, तो वो है टिग्रिस नदी। तो सीरिया और इराक का बॉर्डर बनाते हुए टिग्रिस नदी मिल जाती है यूफ्रेटिस से, इसका संगम हो जाता है, और इस संगम को हम बोलते हैं सत अल अरब। सत अल अरब क्या बोलते हैं? सत अल अरब, सत अल अरब। और ये नदी जो है, ये सत अल अरब बाद में जाके पर्शियन गल्फ में मिल जाती है। ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ। गल्फ माने खाड़ी, माने बे, जैसे बे ऑफ बंगाल है, गल्फ बे का ही सिनोनिम है। तो बे ऑफ बंगाल जैसे ये, इसे आपका गल्फ ऑफ खंभात है, खंभात की खाड़ी, इसको कैम्बे अंग्रेजी में बोलते हैं। ये खाड़ी क्या है? जो हर तरफ से जमीन से घिरी होती है, थोड़ा सा जगह होता है समुद्र का वो हिस्सा जो जमीन से अधिकतर घिरी हो, खाड़ी है। तो ये खाड़ी है, गल्फ है, पर्शियन गल्फ इसको बोलते हैं। यहाँ पर खंभात गल्फ है, वैसे ही हमारा ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये पर्शियन गल्फ में जाकर मिल जाती है यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी। हमने कहा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के किनारे मिलती है। तो यहाँ पर आपका जो इराक में ये जो क्षेत्र है छोटा सा, ये बताओ मैंने, इराक इतना छोटा है, भारत पाकिस्तान का वर्जन तो छोटा ही है, और ऊपर से इराक उसमें इतनी छोटी सी जगह में मेसोपोटामिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतनी सी जगह, ये इतनी सी जगह का क्षेत्रफल कितना होगा और इतने से जगह का क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो जगह है आप अंदाजा लगा लीजिए। इससे कई गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। लेकिन आपको नेट पर खोजते रहिएगा मेसोपोटामिया का एरिया कितना है, ये बताने लगा कि कहाँ कहाँ पर वो है, ये नहीं बताएगा कि एरिया कहाँ है। लेकिन यही सच्चाई है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इजिप्ट तो 10 लाख वर्ग किलोमीटर में या 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, तो उससे 3 लाख ज़्यादा, और मेसोपोटामिया तो पूछिए मत, एकदम छोटा है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इसका एरिया जो है वो जो फिर मेसोपोटामिया और इजिप्ट से ज़्यादा है। तो पूछा था कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन दिया था, ऑप्शन 1 एंड 2, पहला ऑप्शन में 1 पहला दूसरा सही है, दूसरे ऑप्शन में कहा था कि दूसरा तीसरा सही है, और तीसरे ऑप्शन में केवल तीसरा सही है। चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम अपने कम्युनिटी पोस्ट के क्विज सेक्शन में भी डाल देंगे, आप वहाँ पर जाकर इसको करिएगा। वो बहुत जिस तरह पूछा गया था एग्जाम में उसी तरह, बहुत ही सुंदर प्रश्न में लगा। तो ऑल ऑफ दिस, ठीक। और शुरू करते हैं आगे की क्लास को। 15 मिनट तो इसी में भी किया है। काम करेंगे इसकी स्पीड को थोड़ा फास्ट, अच्छा नॉर्मल ही करने देंगे। तो आगे देखें, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन आज चाहते हैं कि हम खत्म कर दें जो कुछ भी बचा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कुछ भी बचा है उसे आज हम खत्म कर देना चाहते हैं। हाँ चलिए, तो हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण साइट्स की, महत्वपूर्ण स्थल की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें पहले सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा, ये जो हड़प्पा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी हम जाएंगे, फिर भी आराम से जाएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा जो है, इसलिए 2 लेक्चर ले रहे हैं इस पर। तो हड़प्पा जो है, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। आगे आप लिख लीजिएगा, कब किया था? 1921 में किया था। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में है, कल भी हम बताए थे, पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में है। तो हिंदी में लिख देते हैं, थोड़ा अंग्रेजी में लिख दें, मोंटेगोमरी जिले में है, और रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे है।
ठीक। अब इस यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं उसको देख लीजिएगा। इसे आप मोहनजोदड़ो जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे महाअन्नागार, बहुत बड़ा अन्नागार, ग्रेनरी, जो कि सबसे विशाल बिल्डिंग कहा जाता है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पूरे हड़प्पन सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत को कहा जाता है विशाल अन्नागार को। यहाँ पर अन्न रखते थे स्टोर करके अनाज को, तो बहुत बड़ा ग्रेनरी है। लेकिन हड़प्पा में भी ग्रेनरी मिला है, लेकिन छोटे छोटे मिले हैं और 6 मिले हैं, एकदम एक रू मिला है, उनका एक श्रृंखला मिली है। तो यहाँ पर क्या मिला है हड़प्पा में? पहले तो अन्नागार मिले हैं, लेकिन ये छोटे हैं। अन्नागार श्रृंखला लिख रहे, रोज इनका मिला है श्रृंखला, छोटे छोटे कितने मिले हैं? 6 मिले हैं, 6 अन्नागार श्रृंखला मिले हैं। ठीक। अब आगे यहाँ पर और क्या मिला है? तो एक लाल बलुई पत्थर पे नग्न पुरुष को दर्शाया गया है। एक लाल बलुई पत्थर मिला है, लाल बलुई पत्थर माने रेड सैंडस्टोन अंग्रेजी में, लाल बलुई पत्थर, जिस पर एक नग्न पुरुष का चित्र है। अंग्रेजी में बोला जाता है नेक्ड मैन, नग्न पुरुष। ठीक, नेक्ड मैन। और लाल बलुई पत्थर पे नग्न पुरुष है। इसके बाद क्या मिला है हड़प्पा में? तो हाथी का खोपड़ी मिला है, हाथी का खोपड़ी, खोपड़ी। और क्या मिला है? लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है। और क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला है, उसको लिखना उतना जरूरी नहीं है, कब्रिस्तान मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ठीक हो गया। और कुम्हार का चाक भी मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, कुम्हार का चाक। महत्वपूर्ण इसमें ये 2 हैं, ये रेड सैंडस्टोन पे नग्न को दर्शाया गया ये, और ये अन्नागार 6 ग्रेनरी के रोज, 6 ग्रेनरी रोज, ये महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें मोहनजोदड़ो की। किसकी बात करें? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो आपको बता दें हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ी साइट थी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को देखें, ब्लैक मार्कर कहाँ गए? ब्लैक मार्कर कहाँ गए? ओके, अब क्या करें? अभी यहीं पर था, रखते हैं कहाँ? मिल गया। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पर विशाल अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार, अन्नागार ऊपर वाला लिख लीजिएगा, अन्नागार यहाँ पर। ठीक, तो विशाल अन्नागार मिला है, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी इमारत है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक, इसका एक स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार। ये स्नानागार बहुत बड़ा है, एकदम पोखर जैसा है, चारों ओर से सीढ़ी है, और क्या कहते हैं उसके अगल बगल दाएं बाएं साइड भी 4 छोटे छोटे स्नानालय हैं। और माना जाता है कि ये धार्मिक अनुष्ठान में जाने के लिए स्नान किया जाता था, यहाँ पर रिचुअल बाथ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, इस स्नानागार का। ठीक, ये तो स्नानागार हो गया। अच्छा, अब इसके बाद कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है। जिससे पता चला कि उस समय कांसा होता था, ब्रॉन्ज उस समय था, इसलिए तो उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। हाँ, ठीक, तो ये हो गया। अब लाशों का टेला मिला है, लाशों का टेला मिला है। ठीक, लाशों का टेला मिला है। घर के बीचों बीच कुआं मिला है। अब इसमें स्पेशल क्या है? इसमें कुआं में स्पेशल ये है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर जगह पर देखेंगे, अधिकतर घरों के बाहर कुआं होता है, जो कि राहगीरों के लिए भी मददगार होगा। विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर पूरे 700 कुएं थे। कितने कुएं थे? 700। यहाँ पर बीचों बीच कुआं मिला है घर के।
मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की बात थोड़े कर ली। जब हमने ये देखा एक कुआं घरों के बीचों बीच था एक जगह, लेकिन बाकी जगह पर ऐसा नहीं। घर के बाहर कुएं हुआ करते थे जिसका प्रयोग राहगीर भी कर लेते थे। उस समय का घर कैसा होता था, तो घर का दरवाजा कभी सड़क के पास सामने नहीं खुलता था, साइड में खुलता था, ताकि एक्सीडेंट का खतरा ना रहे, दुर्घटना का कोई खतरा ना रहे। और चारों तरफ से ऐसे रूम होते थे और बीच में आंगन होता था। झरोखा एकदम ऊपर होता था, एकदम ऊंचाई पर, इतना छोटा सा ताकि बाहर का कोई अंदर देख ना सके, प्राइवेसी रहती थी पूरी। हर घर में स्नानालय रहता था, बाथरूम रहता था, नाली रहती थी हर घर में। वो नाली गली के नाली से कनेक्ट रहती थी और वो गली का नाली मेन सड़क के नाली से कनेक्ट रहता था। नालियों के बारे में कहा गया कि उस समय भले घर कच्ची ईंटों के बने होते थे पर नालियाँ पक्की ईंटों के बने रहते थे, मतलब हाइजीन का इतना ध्यान रखा जाता था। और वहाँ उस समय हमने बताया भी कल कि वहाँ पे जो सड़क और नालियाँ हैं वो ग्रिड पैटर्न में है, मतलब एकदम राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर, एकदम सीधे सीधे इसे यहाँ बना देते हैं। ये सड़क और नालियाँ भी एकदम सीधे। उसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, माने एकदम ये स्ट्रेट था, एकदम सीधा। हमारे यहाँ की जैसे नहीं कि ऐसे रोड बना दिए, ऐसे हमें जलेबिया मोड़ भी कई जगह आ गया, वैसे रोड नहीं होता था। इसका है क्योंकि वहाँ पर पहले रोड बनाए जाते थे, सड़क बनाए जाते थे, नालियाँ बनाई जाती थी, बाद में घर बनते थे। यहाँ पर पहले ही घर बन जाता है, बाद में सड़क बनता है घर पूरा कर। तो ये बात है। और ये भी बात कि जो सड़क होता था, मान लीजिए मेन रोड जा रहा है और लेन से जा रहे हैं, स्ट्रीट गलियाँ निकली हैं, जैसे यहाँ पर चारों तरफ ऐसे इधर घर है, इधर घर है मान लीजिए, और ये आपका मेन रोड है, तो इधर घर है मान लीजिए और इधर घर है, मेन रोड ये है। इन घरों के बीच से एक गली निकली हुई है, मान लीजिए कॉलोनी है, तो ये जो गली है और ये जो सड़क है, इनके बीच का भी जो एंगल होता था 90 डिग्री का होता था, 90 डिग्री का। मैंने यहाँ से सीधे जाइए और सीधे ऐसे मुड़ जाइए, ये नहीं कि हैंग ना करिए तो काटिए, ऐसे काटिए, ऐसा नहीं। तो ऐसे होता था, एकदम ग्रिड पैटर्न में होता था, यही है ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड पैटर्न में ये सब होती थी और वो सड़क की नालियाँ जाके बड़े अपने नाली से कनेक्ट रहती थी। ऐसा कुछ था यहाँ पर, बहुत ही सिविलाइज्ड था, बहुत ही एकदम माने शहरी सभ्यता थी एक तरह से। ये सब बातें हम कुछ कर चुके हैं कल भी। तो हम आगे बढ़ें। लाशों का ढेला और कुआं मिला। इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो में और क्या जानेंगे, कपास मिला था, कांसा मिला ही था, मतलब कांसे की नर्तकी मिली थी तो कांसा मिला ही था, कपास मिला था, जिससे पता चलता है कपास की खेती होती थी और सबसे ज़्यादा कपास की होती थी। हालांकि ये बात नहीं है कि बस कपास की ही होती थी, इसके अलावा जौ गेहूँ की भी खेती होती थी, तिल की भी खेती होती थी, सरसों की भी खेती होती थी, चावल की भी खेती होती थी, आगे हम देखेंगे। देखिए तो ये हो गया मोहनजोदड़ो के बारे में और हड़प्पा के बारे में। हम ये तो बताइए नहीं कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया। मोहनजोदड़ो का खोज आर.डी. बनर्जी ने किया 1922 में। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। और ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के दाईं ओर है, राइट साइड में, सिंधु नदी के राइट बैंक पे है। ठीक, कौन सा जिला है? लरकना जिला है, लरकना जिला, पाकिस्तान के लरकना जिले में है। ठीक, पाकिस्तान के लरकना जिले में है। सिंध का जो लरकना जिला है, सिंध क्षेत्र का, सिंध पहले भी बता चुके हैं कहाँ है, उसमें लरकना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है ये मोहनजोदड़ो, रावी नदी के बाईं तट पर, दाएं तट पर। ठीक, आगे बढ़े। आगे बढ़े, जल्दी से खत्म करना है। कितना मिनट और 20 मिनट में कैसे भी खत्म करना है। हम चाहते हैं कि हम कल वैदिक काल शुरू कर दें, वैदिक काल जनगण धर्म कल मिटा दें, परसों से महाजनपद काल शुरू कर सकें। हम आगे बढ़ें। हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो गया। अब चंद की बात करें, तो देखिए चंद
चंदहुदड़ो की बात करें तो इसके खोजकर्ता एम गोपाल मजूमदार थे। एम गोपाल मजूमदार मैकेय, एम गोपाल मजूमदार मैकेय। तो इनके खत्म हो गया था, चलिए ब्लैक है ना, इंक नहीं भरेंगे क्योंकि टाइम लगेगा। तो एम गोपाल मजूमदार मैकेय, एम गोपाल मजूमदार मैकेय इसके खोजकर्ता थे। कब खोजा इन्होंने चंदहुदड़ो को? कब खोजा? 1931 में, 1931 में, ठीक। और यहाँ पर क्या क्या मिला, क्या क्या मिला, क्या क्या मिला यहाँ पर देखिएगा। तांबे का के उपकरण यहाँ पर मिले चंदहुदड़ो में। अच्छा, चंदहुदड़ो की बात ये है कि इसको औद्योगिक नगर कहा जाता है। चंदहुदड़ो को औद्योगिक नगर कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये चंदहुदड़ो पूरी तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन में इंगेज था। क्राफ्ट प्रोडक्शन में, क्राफ्ट प्रोडक्शन में, ठीक। चंदहुदड़ो था कहाँ, तो बताना भुलाइए। चंदहुदड़ो सिंध में था, सिंध में इंडस सिंधु नदी के किनारे ही था, बस इतना ही जानिए, ठीक। तो सिंधु नदी के किनारे सिंध में ये था और पूरी तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन में इंगेज था। जो चंदहुदड़ो है और आपका ये साथ में और छोटे छोटे दो साइड से, हाँ। तो ये चंदहुदड़ो के साथ साथ लोथल और धौलावीरा में भी, लोथल और धौलावीरा में, इसके बारे में आगे भी देखेंगे, लेकिन पहले देखें लोथल और धौलावीरा में भी हमें ड्रिलिंग टूल्स मिले हैं। ड्रिलिंग टूल्स मिले हैं जिसे ड्रिल किया जाता है डिजाइन बनाने के लिए। क्राफ्ट प्रोडक्शन में इंगेज था, माना जाता है ये भी लोथल और धौलावीरा भी थी क्राफ्ट प्रोडक्शन में इंगेज। ड्रिलिंग टूल्स मिले हैं। माना जाता है कि इन छोटे छोटे साइट से ये क्राफ्ट बना के और बड़े बड़े मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में ले जाया करते थे। समुद्री मार्ग से भी जाते थे सामान, विदेशों में भी जाते थे। मेलुहा एक शब्द आएगा, आप इस पर प्रश्न में पूछता है मेलुहा क्या है, तो मेलुहा को नाविकों का शहर कहा जाता है, नाविकों का देश कहा जाता है। मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, नाविकों का देश। और क्या कहते हैं, भारत के व्यापारिक संबंध ओमान से भी थे, जो उसमें मगान होता था। ओमान जो सऊदी अरबिया में नक्शे में दिखाया था ना, सऊदी अरबिया को, इसी के नीचे ये यहाँ पर ओमान है, हाँ। तो ओमान से भी इसके व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि ओमान में हड़प्पाई जार मिला है। हड़प्पाई जार एक मिला है ब्लैक कलर का, उस पर बहुत मोटी परत है एक, जो कि ऐसी परत है जो कि किसी भी द्रव्य के, माने लिक्विड के रिसाव को रोकता है। वैसा माना जाता था, अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी लिक्विड, कीमती लिक्विड रख के भेजा जाता होगा वहाँ पर, जिसका एक्सचेंज वहाँ के कॉपर से होता होगा, ओमान के कॉपर से होता होगा। क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर मिले हड़प्पा में, उसमें भी निकल का अंश मिला, और जो वहाँ पर कॉपर मिला था ओमान में, उसमें भी निकल का अंश मिला। तो ऐसा माना गया कि हो सकता है कि वो जो वहाँ पर जार मिला है उसमें, क्योंकि उसमें जो मोटी परत है वो लिक्विड के रिसाव को रोकती है, हो सकता है ऐसी कीमती कोई लिक्विड उसमें ले जाती होगी, जिसके बदले में वहाँ से हमें मिलता होगा क्या, कॉपर, तांबा। तो ओमान से भी कहा जाता है, बहरीन से भी कहा जाता है। दिलमुन अभिलेख में इसका जिक्र है कि बहरीन से भी व्यापारिक संबंध थे, बहरीन। तो ये तो हो गया, किसमें जिक्र है, दिलमुन। सब प्रश्न पूछा जा सकता है कहीं से भी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। दिलमुन अभिलेख से क्या, कहाँ का पता चलता है, बहरीन का। इसका पता चलता है बहरीन का, ठीक। ये तो बात हो गया। और एक बात तो और पूछ सकता है, हाजा पक्षी किसको कहते हैं, हाजा पक्षी, मोर को। ये सब चीज़ें बता दे रहे हैं, क्योंकि इसको डीप में बताने जाएंगे इसकी पूरी कहानी तो बहुत समय लगेगा। तो छोटा छोटा यहाँ पर याद आ रहा है, बता दे रहे हैं कि उतना समय आपका ना लगे, क्योंकि क्रैश कोर्स है, उतना समय नहीं दे सकते हैं। तो मेलुहा, नाविकों का देश, ये सब चीज़ें हो गई। आगे हम देखेंगे नागेश्वर और बालाकोट जो है, वहाँ पर शंख से बनी वस्तुएं मिलती हैं, शंख से बनी वस्तुएं वहाँ पर पाई गई हैं, बहुत कीमती। वो समुद्र तट के किनारे ही है नागेश्वर और बालाकोट। तो ये सब चीज़ें हो गई। हम इसके आगे देखें तो हम चंदहुदड़ो की बात कर रहे थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन में पूरी तरह से इंगेज था चंदहुदड़ो। इसको औद्योगिक नगर भी कहा जाता था, और ये एकमात्र ऐसा
क्या कहते हैं जी, एकमात्र ऐसा स्थल था, ऐसा साइट था जो दुर्ग रहित था, जिस पर दुर्ग नहीं थे। बाकी जितने भी साइट्स हैं उसको उसकी किलाबंदी की गई है, दुर्ग बनाया गया है। और इसमें दुर्ग नहीं था। और दुर्ग के बारे में बता दिए तो थोड़ा सुन लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने साइट्स थे, ऐसा उसमें था कि एक 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था। एक अपर पार्ट था, एक लोअर पार्ट था। अपर पार्ट में एरिया थोड़ी कम होती थी और वो हाइट पर होता था। सिटाडेल उसको कहा जाता था, दुर्ग कहा जाता था। किलाबंदी की गई रहती थी। माना जाता था कि वहाँ पर रूलिंग शासन वर्ग रहते होंगे। और नीचे का जो एरिया था, लोअर टाउन, वो लोअर टाउन बहुत बड़ा होता था और माना जाता है कि वहाँ पर जनता, आम जनता रहती होगी। बहुत बड़ा लेकिन छोटा नीचे, और बहुत छोटा लेकिन ऊपर ऊंचाई पर, ऐसा होता था। चंदगढ़ है इसमें कोई, और इन सब की उसके बाद से पूरी बाउंड्री जो होती थी सबको मिलाकर, लेकिन चंदगढ़ में कोई ऐसी पूरी बाउंड्री नहीं थी। हाँ, अलग अलग जो उसमें कॉलोनियाँ थी, पार्ट थी, उसके अलग अलग किलाबंदी ऐसे की गई थी, लेकिन पूरे की किलाबंदी नहीं की गई थी। चंदगढ़ तो दुर्ग एक शहर था एकमात्र, चंदगढ़। ठीक। अब इसके बाद यहाँ से मेकअप का सामान मिला है। मेकअप का सामान मिला है, मेकअप का सामान मिला है। और एक बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है, मैंने उसका निशान उसके मिले हैं। बिल्ली का पैरों के निशान, उसके पीछे पीछे कुत्ते के पैरों के निशान ऐसे मिले हैं। इसका पीछा कौन कर रहा है? कुत्ता। ठीक। तो ये चनहुदड़ों के बारे में हो गया। अब चनहुदड़ों के बाद हम बात करेंगे कालीबंगा की। नहीं, कालीबंगा से पहले हम बात कर लेते हैं रंगपुर की, क्योंकि रंगपुर भी 1931 में ही खोजा गया था। रंगपुर भी 1931 में ही खोजा गया था। कालीबंगा तो 1953 में खोजा गया, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक। तो पहले बात कर रहे हैं रंगपुर की। रंगपुर जो है, इसको खोजा एमएस वत्स ने। किसने खोजा? एमएस वत्स ने। एमएस वत्स ने इसको खोजा। इसमें 2 लोग और भी थे, बीबी लाल और एसआर राव भी थे। हाँ, तो एमएस वत्स ने इसे खोजा। इनके साथ साथ 2 लोग थे, बीबी लाल थे। ठीक। और एसआर राव थे, एसआर राव। ठीक। इन्होंने खोजा 1931 में ही, पहले ही बता चुके थे। कहाँ पर है ये? गुजरात के माही नदी के बाईं ओर है। गुजरात के माही नदी के बाईं ओर है। ठीक। यहाँ पर चावल उगाया जाता था। चावल बहुत कम समय उगाया जाता था, लेकिन यहाँ पर चावल उगाया जाता था। ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर धान की भूसी मिली। धान की भूसी एक और जगह मिली थी, बताएंगे। धान की भूसी यहाँ पर मिली। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 2-2 जगह पर मिली हैं, या 3-3 जगह पर मिली हैं, एक से अधिक जगह पर मिली हैं। तो ये तो हो गया, धान की भूसी यहाँ पर मिली। और क्या मिला? और खिलौने की गाड़ी का पहिया मिला। खिलौने की गाड़ी का पहिया मिला। अब देख लीजिएगा, खिलौने की गाड़ी का पहिया मिला। और आपका जो टेराकोटा, मतलब पक्की मिट्टी को पकाकर उसका एक जहाज मिला था। पता चला कि समुद्री व्यापार होता था उस समय, तभी लोगों ने जहाज को बनाया, ऐसे डिजाइन उसका। समुद्री व्यापार होता था, पहले भी बता चुके हैं। समुद्री व्यापार होता था ओमान से, बहरीन से, इजिप्ट से, इराक, ईरान से, इन सबसे होता था समुद्री व्यापार। तो ये जो है, धान की भूसी मिली, चावल उगाया जाता था, और क्या कहते हैं कि खिलौने की गाड़ी का पहिया मिला, और आपका जो है टेराकोटा मॉडल का एक जहाज मिला, शिप मिला। ठीक। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें कुछ नहीं है।
ये आपका रंगपुर खत्म, रंगपुर खत्म। इसके आगे हम बात करें रंगपुर के बाद, इसकी बात करें लोथल की बात कर लेते हैं। नहीं, लोथल बाद में करेंगे, कहीं तो 1957 में आया था, 1957 में आया था। चनहुदड़ों के बाद हमने बात किया रंगपुर का, और रंगपुर के बाद अब बात करेंगे हम कालीबंगा। कालीबंगा अब बात करेंगे। कालीबंगा देखिए, कालीबंगा, कालीबंगा जो है इसकी खोज ए घोष ने की थी। किसने की थी? ए घोष। कब? पहले ही बता चुके, रंगपुर से पहले ही बताएं। कहाँ पर है? राजस्थान में है, राजस्थान में है। और राजस्थान में भी घाघर नदी के बाईं ओर है, घाघर नदी के बाईं ओर है, ठीक। घाघर नदी के बाईं ओर है, बाएं किनारे पर है। यहाँ पर क्या मिला है? अग्निवेदी मिली है, जिसको फायर अल्टर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, अग्निवेदी। और जुता हुआ खेत मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। और क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। और पाया जाता, और ऐसा माना जाता है, देखा गया है, कुछ रिसर्च से पता चला है कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी वहां पर, एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी, ठीक है, एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। हाँ, इसके बाद और क्या मिला वहां पर? जुता हुआ खेत मिला, अग्निवेदी मिली कालीबंगा में, और भी कुछ, हाँ, टेराकोटा प्लॉफ मिला था, टेराकोटा मॉडल का प्लॉफ मिला, मतलब हल मिला, हल, ठीक, टेराकोटा मॉडल का प्लॉफ मिला था, हल मिला था, ठीक, हो गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, धान की भूसी रंगपुर में तो मिली ही थी, लेकिन धान की भूसी कालीबंगा में भी मिली थी, धान की भूसी कालीबंगा में भी मिली थी। वहाँ से भी पता चला कि चावल की खेती होती थी। तो कालीबंगा और रंगपुर दोनों में ही धान की भूसी मिली, कालीबंगा और रंगपुर दोनों में ही धान की भूसी मिली थी, ठीक, धान की भूसी। लेकिन पहले ही कंफर्म नहीं था रंगपुर के समय 1931 में कि चावल की खेती उतनी होती ही थी, लेकिन पूरा कंफर्म हुआ कब? कालीबंगा में 1953 में कंफर्म हुआ था, ठीक, ये बात है। तो आपका क्या क्या हो गया? कालीबंगा, रंगपुर, चनहुदड़ो हो गया, आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा हो गया, लोथल बचा है। लेकिन लोथल से पहले बात कर लेते हैं रोपर की, क्योंकि रोपर 1953 में आया था और लोथल 1957 में आया था, ठीक है, मिला था। तो हम पहले बात कर लेते हैं रोपर की, रोपर की बात करते हैं। रोपर जो है, इसको वाई डी शर्मा ने खोजा, वाई डी शर्मा ने खोजा कब? 1953 में, 1953 में, ठीक। पंजाब की सतलज नदी के किनारे, पंजाब की सतलज नदी के किनारे इसको खोजा था। और यहाँ पर क्या मिला? तो पत्थर, बड़े पत्थर से बनाया गया एक कब्र का चैम्बर मिला था, बहुत बड़े पत्थर से, बड़े बड़े पत्थर से। हाँ, तो इसको लिख लीजिएगा। मिट्टी का घर मिला था वहाँ पर, मिट्टी का घर बना हुआ। और आपका मानव के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ एक कब्र मिला था, जिसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। हो सकता है कि वो बहुत प्यारा और उसमें प्यारी चीज़ों को साथ में दफनाने का रिवाज चलता हो। बरियल सिस्टम में हम देखते भी हैं 12th NCERT में
कि वो लोग कीमती चीज़ों को दफनाने में विश्वास रखते थे, 100 के साथ नहीं रखते थे। ये पहले इन्होंने कहा, कुछ चीज़ें दफनाते थे, कुछ आभूषण वूषण, लेकिन उतने कीमती नहीं। लेकिन 1980 में जब फिर से हड़प्पा की पर खुदाई हुई, एक उसमें कब्रिस्तान जब मिला तो देखा गया कि उसमें एक 100 है जिसके साथ बहुत कीमती कीमती गहने, आभूषण, शंख के छल्ले, जैस्पर, पीएल्स के परत, 3 परत, ये सब दफनाए गए हैं। तो इसका मतलब कीमती सामान भी दफनाने का रिवाज उस समय था। पहले कहा सबने कीमती चीज़ें नहीं, उतना कीमती नहीं दफनाता था सब, लेकिन दफनाता था कुछ। मतलब ये विश्वास था कि हो सकता है कि ये ऊपर जा रहे हैं तो इसको लेकर अपने साथ ऊपर जाएंगे और वहाँ पर इनके रहने वहने का व्यवस्था बढ़िया से हो जाएगा, ऐसा विश्वास था उसमें। तो मानव के साथ बहुत प्रिय होगा वो कुत्ता इनका, तो दफना दिया गया होगा। तो मानव के साथ कुत्ता वो मिला। अब इसके बाद क्या मिला यहाँ पर? और कुछ नहीं, यहाँ पर इतना ही, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण उतना में है नहीं। रोपर के बाद हम लोथल की बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सी पोर्ट है, सी पोर्ट, यहाँ पर एक सी पोर्ट मिला है, यहाँ से समुद्री व्यापार होता था। सी पोर्ट मिला है और मिस्र का मोहर भी यहाँ पर मिला है, मिस्र का मोहर भी मिला है। मिस्र की मम्मीज की भी टेराकोटा मॉडल मिले हैं। और क्या कहते हैं कि एक सबसे बाट जो छोटा सा सबसे कम वजन का बाट मिला है, वो भी 16 किलो का बाट मिला है, बट्टा नापने जोखने वाला। इसका मतलब यहाँ से समुद्री व्यापार होता था, तभी मिस्र का मोहर मिस्र से होता था, ये पता चलता है इससे। और क्या कहते हैं, सी पोर्ट था ही, समुद्री व्यापार होता था, मिस्र से होता था, ये सब बातें इसमें हैं। ठीक, अब इसके बाद हाँ, लोथल के बारे में एक और भी बात है कि इसके दरवाजे, बाकी सभी शहरों के दरवाजे सड़क से किनारे खुलते थे, इसके दरवाजे सड़क के सामने खुलते थे, सड़क के सामने, सड़क के सामने। ठीक, ये हो गया सब लोथल के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था यहाँ से, ये पता चलता है। और लोथल के बाद देखिए, लोथल के बाद क्या बच गया? धौलावीरा बच गया, बनावली बच गया। बनावली और चोलिस्तान के बारे में बात अगर करें, इसके बारे में बात में देखेंगे। धौलावीरा जो है, धौलावीरा जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी, जेपी जोशी ने इसकी खोज की। कब? 1967 में, 1967 में। कहाँ पर है ये? रन ऑफ कच्छ में है, रन ऑफ कच्छ में, कच्छ में, रन ऑफ कच्छ। अब जानते होंगे रन ऑफ कच्छ, नहीं जानते होंगे तो जो रेफ्यूजी मूवी है उसमें पूरा रन ऑफ कच्छ का सीन दिखाया गया है, देख लीजिएगा। गुजरात में ही है, गुजरात के एकदम बॉर्डर है वहाँ से, उसका पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो रन ऑफ कच्छ जो है यहाँ पर मिला है जलाशय, बहुत बड़ा रिजर्वायर मिला है। ये लोथल भी गुजरात में है, और ये क्या कहते हैं, धौलावीरा भी गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में, धौलावीरा भी गुजरात में। अच्छा, लोथल गुजरात में साबरमती और भार्गव नदी के किनारे हैं, और उसमें भी किसके पास? तो खंबात की खाड़ी के पास, जो हम पहले भी बता चुके थे जब हम दिखा रहे थे मेसोपोटामिया वाला खाड़ी समझा रहे थे गल्फ, तो बता चुके थे। रन ऑफ कच्छ यहाँ से, इसको आपको दिखा रहे हैं नक्शे में। यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है ना, ऐसे। तो ये जो इलाका है, ये इलाका, ये रन ऑफ कच्छ का इलाका है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ का इलाका है। ये तो हो गया। तो रिजर्वायर मिला है यहाँ पर, बहुत बड़ा जलाशय मिला है। और क्या मिला है? अच्छा, एक मिनट एक बात बताइए, हमने लोथल में बताया था कि रोपर में बताया था कि बड़े पत्थर के कब्र मिले हैं, लेकिन उससे भी अत्यधिक बड़े पत्थर के कब्र पता है कहाँ मिले हैं? वो जगह है धौलावीरा। बाद में जो 1967 में इसका पता चला, देखा गया उससे भी बड़े बड़े बहुत विशाल पत्थर के कब्र बनाए गए हैं, चैम्बर बनाया गया है। वहाँ पर तो एक आध छोटा मोटा था। हाँ, तो ये सब बातें। अब इसके बाद बनावली देखेंगे। बनावली जो है, बनावली, और बनावली के साथ साथ चोलिस्तान, बनावली के साथ साथ चोलिस्तान कौन सा क्षेत्र है?
ये डिजर्ट एरिया है पाकिस्तान का, जो थार डिजर्ट से बॉर्डर शेयर करता है चोलिस्तान। पाकिस्तान के डिजर्ट एरिया को चोलिस्तान बोलते हैं, जो कि थार डिजर्ट से बॉर्डर शेयर करता है। मनावली और चोलिस्तान दोनों ही जगह पर टेराकोटा के प्लॉफ मॉडल मिले हैं। इससे पहले भी टेराकोटा के प्लॉफ मॉडल में एक जगह बता चुके थे, लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा मिले हैं। कई चीज़ें हैं, तो जो कम होता है उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, जो ज़्यादा होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बनावली और चोलिस्तान में टेराकोटा के प्लॉफ मॉडल मिले हैं, हल मिला है। जो अफगानिस्तान का सुरतुघई है, वहाँ पर नहरों के अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान का सुरतुघई है, अफगान का सुरतुघई, वहाँ पर नहरों के अवशेष मिले हैं। ठीक, नहरों के, ये भी याद रखिएगा। अब इसके आगे ये तो हो गया, लोथल भी हो गया आपका बचा धौलावीरा, बनावली भी हो गया। अब सब हो ही गया लगभग। इतने ही इंपॉर्टेंट साइट्स थे, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, बनावली के बारे में आपको बता दे रहे हैं। बनावली की जब हमने बात की तो बनावली को 1974 में, उतना पहले का नहीं था, ये अभी 1974 में 50 वर्ष पहले ही इसकी खुदाई हुई और पता चला 1974 से 77 तक चला था। 1974 से 77 तक चला था। और तो इसके खोजकर्ता जो थे वो RS बिष्ट थे। कौन थे? RS बिष्ट थे। इसके खोजकर्ता RS बिष्ट थे। इसको भी लिख लीजिए, RS बिष्ट। RS बिष्ट इसके खोजकर्ता थे। यहाँ पर भी यज्ञ अग्निवेदी मिली, यहाँ पर भी यज्ञ अग्निवेदी मिली। आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें, एक चीज़ें दो जगह से, एक जगह से अधिक स्थान पर भी मिल रही हैं। यज्ञ की अग्निवेदी मिली यहाँ पर भी। ठीक, अब इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब तो इसके बाद अब अंत में आता है ये प्रसंग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, तो इसमें कोई प्रमाणिक बात है नहीं, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। जैसे कि सबसे पहले जॉन मार्शल का आता है मत। जॉन मार्शल जो हैं वो लिखते हैं अपने मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन 1931 में लिखते हैं डेड मैन लेन के बारे में, कि एक डेड मैन, एक लेन गली है, मृतकों की गली, उसमें 16 कंगाल मिले हैं एक साथ, एक लोगों के। फिर इसका मतलब वहाँ पर नरसंहार हुआ था, जिससे कि हो सकता है कि इसका अंत हुआ हो। फिर आते हैं आपके REM व्हीलर, 1947 में, उस समय डायरेक्टर जनरल थे ASI के, मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। वो भी लिखते हैं कि हाँ, वेदों में बात की गई है, ऋग्वेद में बात की गई है, पुर को नगरी बोला जाता है और पुरंदर इंद्र को बोला जाता है। जो इनके आर्यों के देवता थे वो किला तोड़ते, उनको पुरंदर इसलिए कहा क्योंकि पुरंदर माने किला तोड़ना, तो किला तोड़ना नाम इसलिए पड़ा होगा क्योंकि उन्होंने किला तोड़ा होगा, पुरों को तोड़ा होगा इनको, मतलब उन्होंने आक्रमण हो सकता है किया होगा। तो आर्यों ने आक्रमण हो सकता है किया होगा, और आर्यों के देवता चूँकि इंद्र माने जाते हैं तो इसलिए उनका नाम पुरंदर होगा, क्योंकि इंद्र का नारा लगा के वो उन्होंने आक्रमण किया होगा और किला को तोड़ा होगा, कहा होगा कि ये भगवान इंद्र की कृपा है। तो इसलिए ये REM व्हीलर कहते हैं कि हो सकता है आर्यों का आक्रमण हुआ हो। लेकिन GF डेल्स इसके प्रमाणों के जो भी तथ्य होते हैं इस पर, इनके साक्ष्यों पर प्रश्न उठाते हैं। कब? तो GF डेल्स अपना मिथिकल मैसेकर ऑफ मोहनजोदड़ो 1964 में लिखते हैं। फिर 1931 में लिखा जॉन मार्शल ने, 1947 में लिखा REM व्हीलर ने, और 1964 में लिखते हैं GF डेल्स। और इन साक्ष्यों पर प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं कि जो भी जॉन मार्शल ने बताया है डेडमैन लेन के बारे में, उसमें जो कंगाल मिले हैं वो सब एक समय के नहीं हैं। रिसर्च के बाद पता चला है कि वो तो अलग अलग समय के हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि नरसंहार हुआ, एक ही बार हुआ, एक ही समय में हुआ होगा, इन्हें कि आज हुआ उसके कई सौ साल बाद दूसरा हुआ। तो ऐसी बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि नरसंहार हुआ हो। तो ऐसे कई साक्ष्यों पर प्रश्न उठाते हैं। हो सकता है, वो तो बोलते हैं हो सकता है कोई बहुत बड़ा बाढ़, समुद्री तूफान आ गया हो, या फिर भूकंप से हो गया हो, या फिर महामारी से सब कुछ खत्म हो गया हो। बहुत सारे कारण लोग बताते हैं अलग अलग, तो कोई प्रामाणिक बात है नहीं। तो आर्यों के आक्रमण पर या नरसंहार पर प्रश्न उठाते हैं कौन? GF डेल्स, और इसको खारिज करते हैं पूरी तरह से कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक, ये सब बातें रहीं। आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे आगे वैदिक एज की, कल डे 4 में।
तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो भारतस्य संस्कृतिः, जय श्री राम।